हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। इस वाले वीडियो के अंदर हम बेसिक से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हम रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बातें कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल किस किस टाइप के होते हैं और हम उनको मतलब किस फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पढ़ा कि मिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस और मिक्स हम किस फॉर्म में डिफाइन करते थे कि हाँ भाई कोई मतलब हमारे पास एक चीज होनी चाहिए ना कि भाई मैं इसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा कि ये वाला डिस्क्रीट है, ये वाला कॉन्टिन्यूस है। तो उनके कंटिन्यूएशन में हमारे पास अगली चीज जो आती है वो होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसके बाद होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब हम इस वाले वीडियो के अंदर हम दो तीन चीजें देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा वीडियो होगा, बहुत सिंपल फॉर्म में मैं समझाने वाला हूँ आगे की चीजें। तो हम देखेंगे कि पीडीएफ क्या होता है, पीएमएफ देखेंगे। ठीक है, पीडीएफ था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीएफ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इन तीन टॉपिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी मतलब कोई एंट्रेंस हो या फिर कुछ भी हो, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो नोट करके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उनको नोट करेंगे और याद करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसके अंदर हमने वेरिएट किए थे कि हमारे पास डिस्क्रीट हो सकता था, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो सकता था और मिक्स हो सकता था। ठीक है, अब डिस्क्रीट के केस में मैंने बोला था कि वो रैंडम वेरिएबल जो अपनी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहा होगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यूज काउंटेबल है तो हम डिस्क्रीट बोलते थे। अब एक चीज यहाँ पे शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया होगा, या फिर पता नहीं, मेरे को याद नहीं है बताया नहीं बताया। तो इसमें देख लेंगे कि यहाँ पे जो काउंटेबल लिखता हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तुमने किसी भी बुक में देखा होगा तो यहाँ पे लिखा है काउंटेबल। अब काउंटेबल दो फॉर्म में हो सकता था। हो सकता है मेरे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल था वो वैल्यूज ले रहा था 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे तो काउंटेबल हो गए, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वैल्यूज है तो काउंटेबल हो गया, डिस्क्रीट हो गया। ठीक है, अब एक और बच्चा आता है मेरे पास कि भैया भैया एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू ले रहा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन रनिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या ये डिस्क्रीट होगा। हमने यहाँ पे डिस्क्रीट के केस में एक ही चीज लिखी, काउंटेबल। ठीक है, सो थिंग इज काउंटेबल वर्ड का मीनिंग तुम समझोगे यहाँ पे कि वो रैंडम वेरिएबल जिनको हम डिस्क्रीट बोल रहे हैं वहां पे कंडीशन होती है कि वो काउंटेबल होंगे या तो फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि यहाँ पे काउंटेबल कहने का मतलब हो गया कि या तो हम उसको फाइनाइटली काउंट कर पा रहे हो, जैसे जो एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा इसके रेस्पेक्ट में, या फिर इस फॉर्म में कि हो सकता था मेरे पास इन्फिनाइट वैल्यूज ले रहा हो लेकिन वो काउंटेबल है। ठीक है, इन्फिनिटी को समझते हैं कि भाई कोई बोले कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी ने बोला कि यार इन्फिनिटी समझा दो कि इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हें देखना होगा कि भाई इन्फिनिटी क्या होता है। तो कोई भी बोलता है कि इन्फिनिटी, तो हमारे मन में आता है एक बहुत ही बड़ा नंबर। ठीक है, तो उससे अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर कुछ ऐसे हो गया, तीसरा नंबर कुछ ऐसे, चौथा नंबर कुछ ऐसे, तो कोई बोलता है कि इन्फिनिटी जाना है मेरे को इसकी लेंथ वगैरह। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, और कुछ ऐसी हाइट आएगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी को समझना है तो इसका मतलब इन्फिनिटी क्या हो गई, वो एक वैल्यू होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या होगी, लेकिन इन्फिनिटी को डिफाइन करने के लिए हमें जस्ट उससे पहली वैल्यू पता होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ऐसे हम जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहीं पे 100 आया होगा, फिर 1000 आया होगा एंड सो ऑन, और हम क्या लिखते हैं कि सम हाउ ये अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी को। ठीक है, तो सडनली तो इन्फिनिटी आया नहीं होगा, तो इन्फिनिटी को डिफाइन करने का मतलब हो गया कि उससे जस्ट पहले वाला नंबर था उसके बारे में हमें वैल्यू पता थी, लेकिन उससे जस्ट आगे जो नंबर आया उसके बारे में हमें नहीं पता, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो गया, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो अभी मैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात कर रहा था। तो अगर मैं बोल रहा था काउंटेबल, तो वहां पे दो केस हो सकते थे, या तो फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली काउंटेबल। यहाँ पे भी मैं काउंट कर सकता हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे जस्ट छोटा नंबर मेरे को पता भी होगा, जो अभी मैंने इन्फिनिटी की डेफिनेशन की फॉर्म में समझाया। ठीक है, तो ये होते थे हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स। इसके बाद जो आज की वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखो ये जो
वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे चलते हैं, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ये बस समझाने के रिस्पेक्ट में होते हैं। तुम यहाँ से समझ के किसी बुक को फॉलो करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बुक में एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल होते हैं, वहाँ से समझना है। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि हाँ भाई इसका मीनिंग क्या होता है। तो समहाउ यहाँ से वीडियो देख के तुम बुक्स फॉलो करोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो बुक को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों बोला, क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा, जो था प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर वीडियो डाले थे, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता था। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता था कुछ, ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था। तो फंक्शन है तो डोमेन होगी और रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे होंगे, किसी रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल होगा इसने अपनी कोई रियल वैल्यू ली होगी, उसके रेस्पेक्ट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं या डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सो सिंपली दिस विल बी फंक्शन पी सच दैट इसकी डोमेन होगी दैट रियल नंबर, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस मस्ट बी गोइंग टुवर्ड्स 0 to 1। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि फंक्शन होता है तो डोमेन और रेंज होती है, जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया। अब बात करते हैं कि भैया ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों हुआ या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्यों हुआ। ओके, तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास दो टाइप के होते थे, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस था वो किसी इंटरवल के बीच में लाई करता था, डिस्क्रीट एक पर्टिकुलर काउंटिंग नंबर हो सकता था, काउंटिंग हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लाइक 2.5 कुछ भी हो सकता था, मतलब एक काउंटेबल नंबर होगा। ठीक है, तो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे, लाइक 2.5 हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कहीं यहाँ पे डिफाइन की होगी 3 के ऊपर, उसके बाद कहीं यहाँ पे 4 के ऊपर, उसके बाद कहीं यहाँ पे 7.5 के ऊपर। ठीक है, जो डिस्क्रीट केस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक मास पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। ठीक है, दिस इज ए मास पॉइंट। ठीक है, इन ए सिमिलर फॉर्म दिस इज ऑल्सो मास पॉइंट, दिस इज ऑल्सो मास पॉइंट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब डिस्क्रीट का केस होता है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और उसको हम लिखते हैं पी ऑफ कैपिटल एक्स, दैट इज रैंडम वेरिएबल एक्स, दैट मस्ट बी टेकिंग सम वैल्यू स्मॉल एक्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं ये वाली होगी, अगर हमारे पास ये एक्स था तो। ठीक है, तो ये एक्स हो गए, इनमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इस वाली वैल्यू के लिए हम लिख रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स दिस विल बी कैन बी रिटन एज पी ऑफ। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। ओके, तो हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो हमारे पास जो सेकंड केस हो गया वो हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए तो हमने बात कर ली कि जो डिस्क्रीट केस होंगे वहां पे मास पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट केस नहीं होगी, कंटिन्यूस केस है। ओके, तो रैंडम वेरिएबल एक्स, दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, अभी हमने एक चीज देखी थी कि हम जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं और वी कैन से किसी इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल ए से लेके बी, तो वहां पे तुम किसी पॉइंट को पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आते हैं, तो अगर मेरे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल को फॉलो कर रहा था विद म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम एक्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बेल शेप बना नहीं, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा dx लेना होता है, जैसे तुमने सभी ने 11th-12th में पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते थे, लाइक फिजिक्स में पढ़ते थे। ठीक है, जनरली फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया तो उसको हम कैसे जनरेट करते थे। ठीक है, वो सब चीज़ों में हमने देखा होगा कि जब भी हम सोल्व करते थे तो हम एक छोटी सी पट्टी लेते थे, पट्टी में टू से एक स्ट्रिप। ठीक है, हम उसके ऊपर सोल्व करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी पॉइंट x इक्वल टू स्मॉल एक्स के ऊपर अगर हम देख रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसके एक छोटा सा नेबर ले रहे होते हैं dx, और उसके रेस्पेक्ट में हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, उस केस में क्या था, एक पॉइंट था पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या हो गई, छोटी सी हो गई, स्ट्रिप हो गई। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं,
एफ ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस इज पी डी एफ। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में ये दो टॉपिक्स थे जो मैंने अभी समझाया थोड़ा बेसिक फॉर्म में, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डेंसिटी फंक्शन, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो सफिशिएंट होती है। ठीक है, इनका मीनिंग समझ लेते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी अब जो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, सॉरी अगर मैंने पीछे कुछ गलत बोला तो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको हम बोलते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वो एकदम सिंपल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो अब ये क्या चीज होती है, तो हम एकदम सिंपल फॉर्म में इसको समझते हैं। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा पीएमएफ और पीडीएफ। ठीक है, जो भी रैंडम वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में एक तो पीएमएफ हो सकता है या फिर पीडीएफ हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज होगी, दोनों तो नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है क्या होता है। तो अगर हम कंटिन्यूस वाला केस ले लेते हैं उससे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो से मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल था, उसके लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो एफ ऑफ कैपिटल एफ, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन स्मॉल एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर डिस्क्रीट का केस होगा तो वहां पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा, उसके रेस्पेक्ट में क्या डिफाइन होगा, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा, सॉरी। ओके, सो दिस विल बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन होगी, मतलब ये डेफिनेशन छोड़ो, मतलब जो इसका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसको देख के कुछ समझ सकते हैं हम। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन हो सकता था या फिर मास फंक्शन हो सकता था। इसने क्या किया है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहा, और वी कैन से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए बोला, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को पकड़ा, ठीक है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी लिखी और उससे नीचे जितने भी पॉइंट्स थे उन सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखते रहे और उन सबको सम कर दिया। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा अगर विजुअलाइज करना चाहे तो क्या हो रहा होगा, एकदम हम देखो, मतलब ये बुक से फॉलो हो या मैच करे या आई डोंट नो। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ पे था 1, कुछ यहाँ पे था 2, कुछ यहाँ पे था 3, कुछ यहाँ पे था 4, कुछ यहाँ पे था 5 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके पीछे मान लेते हैं कि इधर कुछ डिफाइन नहीं कर रखा था हमने, नथिंग इज डिफाइंड लाइक दिस। ओके, तो अभी लाइक मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि डिस्क्रीट का केस अगर मैं ले रहा हूँ तो, ठीक है, ये डिफाइन कर रखा था कि यहाँ पे कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ यहाँ पे रही होगी। ठीक है, उसके बाद 2 के ऊपर आए तो इसने बोल दिया कि 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कुछ यहाँ पे रही होगी, मतलब इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जो पी एक्स था वो दे रहा है हमें प्रोबेबिलिटी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कुछ यहाँ पे, इसके लिए कुछ यहाँ पे, इसके लिए कुछ यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटीज हमने डिफाइन की, इस साइड में हम ले रहे थे पी ऑफ एक्स। ओके, ये चीज समझ में आई कि हमने प्रोबेबिलिटीज को लिख दिया। उसके बाद अगर बोले कि हमें ये वाला पॉइंट उठा लेना है x इक्वल टू 3, इसके लिए तुम लिखो f ऑफ x इक्वल टू 3, तो दैट थिंग विल बी इस फॉर्म से आएगी। तो हमने क्या करना है कि सारी प्रोबेबिलिटी को समेशन कर लेना है, कहाँ से कहाँ तक, x से छोटी वैल्यूज के लिए। तो अगर हम स्टार्ट करें, देखो 3 को बाद में ले लेंगे, पहले 1 2 से स्टार्ट करें, तो f ऑफ अगर हम 1 लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो 1 कुछ यहाँ पे रही होगा और एफ ऑफ 1 कुछ इस ग्राफ के ऊपर होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो एफ ऑफ 1 क्या रहा होगा, अब 1 से नीचे की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू होगी, तो अज्यूम कर लेते हैं ये वाली वैल्यू कुछ यहाँ पे ही है। ओके, अब आते हैं 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर हमने क्या करना है, 2 और उससे पहले वाली वैल्यूज को समेशन करना है। तो 2 की वैल्यू कुछ यहाँ पे थी और 1 की वैल्यू पहले से ही यहाँ पे थी, तो 1 कुछ यहाँ पे है तो 2 कुछ यहाँ पे रही होगी 1 के इक्वल, और 2 वाली वैल्यू इतनी होती है वो और सम कर देंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 3 के ऊपर आएंगे तो उसमें क्या होगा, 3 वाली वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो दैट थिंग विल बी लाइक, ठीक है। उसके बाद 4 पे आएंगे तो वो वैल्यू कुछ और ऊपर जाएगी। तो एक चीज तुम देख पा रहे होगे, एक तो ये कंटिन्यूस होता है, सबसे पहली बात कि अगर तुम 1.5 के ऊपर देखोगे तो वहां पे भी क्या होगा, 1.5 या फिर उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनके लिए समेशन हो रहा होगा। तुम यहाँ पे देख पाओगे कि इससे पहले वाली वैल्यूज के ऊपर तो 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो 0 रहेगा। ओके, जैसे 1 पे आएगा तो ये फ्लिप कर जाएगा, यहाँ पे 1 पे आ गया,
तो जैसे 1 से 2 के बीच में रहेगा तो क्या रहा होगा, ग्राफ कुछ यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 पे देखेंगे तो भी क्या हो रहा, 1.5 से छोटी वाली वैल्यू समेशन हो रही होंगी, तो वो कुछ यहाँ पे रहेगा। ओके, जैसे 2 के ऊपर आया तो यहाँ पे ओपन रहेगा और इधर 2 यहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है, तो कुछ ये रहा। उसके बाद क्या होगा, फिर 2 से लेके 3 तक जाएंगे तब फिर से कांस्टेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे ओपन जंप रनिंग ओपन जंप, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा हमारे पास, स्टेप फंक्शन बन गया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज CDF फॉर डिस्क्रीट केस, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के एक दो चीजें जो हमें समझनी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस ग्राफ को देख रहे हैं हम, स्टेप फंक्शन बन रहा है, ठीक है, पहले ऐसे रहा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो एक चीज देख पा रहे हैं कि कभी भी नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, हमेशा अपग्रेड हो रहा है इसका, या तो कांस्टेंट रह रहा है या फिर बढ़ रहा है। सो दिस फंक्शन दैट इज f of x इज नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, और जो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होते हैं उनको ही हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझ में आई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस का केस होगा उसके लिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस का केस है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास f of x डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो f of x डिफाइन कर रखा है। उसके बाद जो x होगा वो किसी रेंज के अंदर वैल्यू ले रहा था, लाइक 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ यहाँ पे है, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो बस अज्यूम करके हम समझने के लिए बातें कर रहे हैं, बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमने अभी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करेगा, उसके नेबर में छोटी सी वैल्यू दे देगा हमें, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो जैसे नॉर्मल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो सबसे इजी होता है समझने के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल का ग्राफ हमने ले लिया, बेल शेप कर्व बन गया, ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये तो अगर हमें यहाँ पे कोई बोले कि क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे भी CDF जनरेट करना है कि f of x क्या होता है, ठीक है, बात आएगी यहाँ पे सीधी है, ठीक है। तो f of x यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, हमें क्या करना है, लाइक कोई बोल दे कि इस वाले पॉइंट के ऊपर बताओ कि ये वाला पॉइंट होगा, से अज्यूम कर लेते हैं -1, कोई बोल दे कि अब बताओ तुम f of x इक्वल टू -1, तो हमें क्या करना है, सारी पीछे वाली प्रोबेबिलिटीज को सम करना है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें पता होगा कि जो नॉर्मल कर्व होता है उसके अंडर का अगर हम पूरा एरिया ले लेते हैं, ठीक है, उस पूरे एरिया की वैल्यू होती है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, समेशन पूरी प्रोबेबिलिटीज का 1 होता है। ओके, अब इसने इन पर्टिकुलर करके बोला कि हमें CDF बताना है कहाँ पे, x इक्वल टू -1 के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दैट थिंग विल बी इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से -1 f of x d of x, ओके। सो दिस इज द CDF फॉर f कैपिटल F x इक्वल टू -1, ओके। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा थोड़ा देखना चाहें तो इस ग्राफ से देखते हैं कि जो हमारे पास बेल शेप कर्व हुआ, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ -इन्फिनिटी एंड सोन f ऑफ -1, f ऑफ 0 एंड सोन f ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे कि इनके बीच में हो क्या रहा है, ओके। इसको देखते हैं, तो जैसे ही हम -इन्फिनिटी की साइड में जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, वहां पे ग्राफ खत्म हो रहा होगा, मतलब बिल्कुल एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो उधर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, उससे पीछे वाले पॉइंट्स के लिए भी 0। सो f of -infinity that is x tending to -infinity that thing will be 0, और जैसे प्लस इन्फिनिटी की साइड जाएंगे तो पूरे ग्राफ के अंडर का एरिया ले लेगा ये, ठीक है, पूरा एरिया होता है हमारे पास 1। सो f of infinity, ये प्लस इन्फिनिटी है सॉरी, that is x tending to infinity that thing will be 1, ठीक है। तो अब क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो यहाँ पे भी जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज हम देखते रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया f, इसकी जो डोमेन हो गई वो तो वही रियल नंबर, क्योंकि हम x कहाँ से ले रहे थे, यहाँ पे वही रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल वाली ही वैल्यू इसकी डोमेन होगी और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 1, ठीक है। आई होप इस ग्राफ से ये वाली चीज समझ में आई होगी, जो एफएमएस में हमें पॉइंट करके लिखा हुआ है कि जैसे हम -इन्फिनिटी की साइड जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है इसकी, और जैसे प्लस इन्फिनिटी की साइड जाते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे था x2 और यहाँ पे है कुछ x1, तो अगर मेरे पास x2 इज ग्रेटर देन x1 देन
कैपिटल एफ ऑफ x2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ x1। ठीक है, अब इक्वल टू क्यों आ गया, उसके लिए तुम पीछे वाले एग्जाम्पल पे जा सकते हो। यहाँ पे ये हो सकता था मेरा ये वाला पॉइंट 2.5 2 से तो बड़ा है, लेकिन दोनों का CDF तो इक्वल ही होगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा होगा। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नॉन डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद देखना है कि इसके अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमें याद करने की, वो होती है कि जो CDF होता है एफ ऑफ एक्स, दिस इज ऑलवेज राइट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगर तुमने मैथ्स में चीजें पढ़ी होंगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस कब कब होता है, कहाँ पे होता है, कैसे हम चेक करते हैं, तो उसका मीनिंग है यहाँ पे कि जो हमारे पास CDF फंक्शन होता है वो हमेशा राइट कॉन्टिन्यूस होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम राइट साइड में देखें, किसी भी पॉइंट देखते हैं, लाइक अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। ओके, तो से x इक्वल टू ए, इस पॉइंट के ऊपर हम कुछ देख रहे होते हैं कि कंटिन्यूटी देख रहे होते हैं। तो मैंने बोला कि राइट साइड से कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इससे राइट वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे, वहां पे वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं x इक्वल टू ए लेता हूँ और राइट कंटिन्यूस अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो हमें निकालना होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू a प्लस h। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि राइट साइड से कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब जो ये हमारे पास लिमिट निकल के फाइनल वैल्यू आएगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी हम कैसे चेक कर रहे होते हैं। तो अब पीछे वाले एग्जांपल के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमने स्टेप फंक्शन बनाया था। तो ये रहा मेरे पास स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कैन यू सी द कर्सर। तो मैं एक और कलर ले लेता हूँ, उससे इजीली समझ में आएगा। तो मैंने x इक्वल टू 3 वाली वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे x इक्वल टू 3 वाली वैल्यू देखोगे तुम, तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड में जाते हैं, तो जैसे 3.1 लेंगे तो उसकी वैल्यू भी इस वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो 3 के ऊपर तो वैल्यू है, ये कोई वैल्यू ले लेते हैं से 0.8, और ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 0.3। ठीक है, तो अगर मैं 3 से लेफ्ट में जाता हूँ तो वहां पे वैल्यू हो जाएगी 0.3, और राइट में जाता हूँ तो 0.8। दैट मीन्स राइट कंटिन्यूस हो गया ये फंक्शन। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होती है कि जो हमारे पास क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज CDF, इट इज राइट कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीजों के ऊपर आते हैं। तो हमने राइट कंटिन्यूस देख लिया कि फंक्शन राइट कंटिन्यूस कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा फंक्शन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, वो अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस था, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरेट कर सकते हैं कि PDF फंक्शन कैन बी जनरेटेड एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट थिंग इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स। ठीक है, कि इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर देते हैं और इसकी वैल्यू जो आएगी वो PDF की इक्वल होगी। ठीक है, अब ये कहाँ से आया होगा, तो जब हमने CDF की बात की थी तो वो CDF क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फॉर ऑल द एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको ही इंटीग्रेट करके CDF बना रहे थे, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें PDF दे देगा वो। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। इससे अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है, ओके, उसके बाद मैंने बोला कि x की मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि a और b, ठीक है, कि a और b कोई रियल नंबर होंगे, इनके बीच में बात करेंगे अब। ठीक है, तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट a इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो, ये वैसे तो डिस्क्रीट का केस बन रहा है, प्रोबेबिलिटी लिखा है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने इसको f कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी समझ रहे हो ना, मतलब बस हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फिर इनका डिनोट कैसे करें वो चीज चेंज कर रहे हैं समझने के लिए। तो इसको समझते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ये ग्राफ बना लेते हैं, हमारे पास कुछ भी ग्राफ है ये वाला। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये पॉइंट B था और ये पॉइंट मेरे पास A था। इसने बोला कि तुम मेरे को ये वाली प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो अगर CDF के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो f ऑफ b दैट थिंग विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू b। तो अगर मैं f ऑफ b लिखता हूं, उसका मतलब ये पीछे वाला पूरा एरिया आ गया, एरिया 1। ठीक है, ये एरिया 1 बोल देता हूं मैं, ये वाला एरिया आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूं f ऑफ a दैट थिंग इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू a।
ठीक है, तो उसका मतलब ये ए में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अलोंग विद दैट इसके पीछे वाली सारी प्रोबेबिलिटी, सो दिस एरिया 2। अब हमें निकालना है ये बीच वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली भी, क्योंकि इसने इसको इन्वॉल्व किया। तो दैट थिंग विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज एरिया 1 माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो सीडीएफ का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब देखो ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू इनका कहाँ पे क्या रोल होता है इसको समझना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले। तो अभी देखो पीछे हमने चीज पढ़ी कि अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो वहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहाँ पे डिफाइन कर रही थी, एक छोटा सा नेबर ले रहे थे उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे थे, दैट वाज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब बात करते हैं कि देखो वहां पे तो क्या हो गया, तुम इक्वल टू लगाओगे नहीं लगाओगे तो भी उस पॉइंट को वो ले लेगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ये था कि मेरे पास ये वाला पॉइंट था x इक्वल टू ए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का केस है तो क्या हो रहा होगा, ए का नेबर लेगा छोटा सा, तो छोटा सा मैंने नेबर ले लिया इसका, तो ए इसके अंदर आ गया। तो तुम इक्वल टू लगाओ ना लगाओ सब बातें इसमें कंबाइन हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट में तुम इक्वल टू लगाओगे या फिर नहीं लगवाओगे उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लगाया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं लगाया तो वैल्यू डिफर करेगी। ठीक है, हमें पता होता है कि वहां पे डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन है, यहाँ पे हो सकती थी, फिर यहाँ पे हो सकती थी, फिर यहाँ पे हो सकती थी। अगर यहाँ पे है तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इक्वल टू नहीं लगाया तो हो सकता था ये पॉइंट मिस हो गया। ठीक है, तो उस बात के ऊपर बात करते हैं। तो डिस्क्रीट वाला केस था, यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का काफी डिफर मतलब काफी काफी इंपॉर्टेंस होती है, इसको ध्यान रखना है। तो इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं कि अब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए लेस देन एक्स लेस देन बी। अब ये चीज बताओ, अब पीछे वाले में और इस वाले में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, पीछे वाले में इक्वल टू था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, दैट इज माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो अगर हम इतनी चीज को देखें तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ए और बी के बीच की सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन है, अलोंग विद दैट बी की भी प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसमें से एक और पॉइंट माइनस करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू बी, दैट इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू बी। अब बात आती है कि भाई ये हमारे पास तो सीडीएफ था, अब सीडीएफ से हम इस प्रोबेबिलिटी को कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट है कि हाँ भैया हमें तो ये तो पता चल गया भैया कि ये पॉइंट हम इससे डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। अब थिंग इज हमारे पास सीडीएफ था और अभी मैंने पीछे बताया कि मैंने लिखा था अगर हम उसको डेरिवेटिव कर देते हैं तो उसका वो दे देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं। बट वो किसके केस में था, कॉन्टिन्यूस के केस में। अगर मेरे पास डिस्क्रीट है तो उस केस में क्या करेंगे। ओके, तो इसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल अब हमें मैथ्स का यूज करना है कि हमें अब पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, नोट करके इस चीज को लिखेंगे कि हम पॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सीडीएफ। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, पीछे वाली चीजों के ऊपर जाओ। तो हम यहाँ पे स्टेप फंक्शन बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये ओपन हुआ, फिर ये ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर ओपन हुआ, फिर ये गया, फिर ये गया, ओपन हुआ, फिर ये गया। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बी बोल देता हूँ कि दिस इज पॉइंट बी। इस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉइंट नंबर 1 ये वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे बी यहाँ पे हुआ होगा कहीं पे एक्स एक्सिस के ऊपर, बी के रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी है वो, उसके बाद जो बी से पीछे वाले सारे पॉइंट्स उनके ऊपर की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या हो गया, बी और उससे पीछे वाली सारी वैल्यू। अब क्या करता हूं मैं, अगर मैं इसका लिमिटिंग केस ले लेता हूँ, राइट साइड में तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो अगर राइट लेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, मतलब इक्वल टू है सब कुछ। अब अगर मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ, ठीक है, तो जैसे इससे जस्ट छोटे नंबर के ऊपर आएंगे हम, तो वो हमें यहाँ वाला सीडीएफ दे देगा, कुछ यहाँ पे हुआ होगा वो सीडीएफ। ठीक है, लेफ्ट पॉइंट, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है लेफ्ट पॉइंट एंड समथिंग, बस समझाने के लिए। तो जैसे ही मैं इसके लेफ्ट के नेबर में देखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक सीडीएफ मिलेगा। तो वो क्या होगा, इसके लेफ्ट पॉइंट वाला सीडीएफ होगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको माइनस कर देता हूँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस लेफ्ट पॉइंट, एलपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
तो वो हमें क्या देगा कि ये बी था, ये लेफ्ट पॉइंट था, इसका CDF माइनस इसका CDF, तो बिल्कुल छोटा सा नेबर था, तो इसका मतलब इसकी पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमें दे देगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिखते हैं दिस वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी माइनस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी माइनस एच। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे ले ली। सो दिस इज पॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझने का था कि जैसे जैसे हम ग्राफ पे कंबाइन करते हैं चीजों को, उनको थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज करते हैं, तो कुछ मीनिंग ये निकलता है। सो किसी भी पॉइंट के लिए अगर हमें पॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है तो वो कुछ ये होती है। ठीक है, तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी ये थी और ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको नोट करके लिखेंगे। तो आज की वीडियो में कुछ कुछ मैंने ये बताया कि CDF क्या होता है, उस CDF का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज हम किस फॉर्म में कंबाइन करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आई गेस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, देखना पड़ेगा मैंने कोई लिखा है या नहीं। इसमें कुछ ऐसे दे सकते हैं लाइक ये डिस्क्रिप्ट, ये जो नोट करके हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, ओके, जो नोट करके ये पॉइंट लिखा है पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ CDF, इसको याद रखना है बस। हो सकता है तुम्हें वहाँ पे बोल दे कि हमने एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दे दिया, कुछ भी दे देगा यहाँ पे। ठीक है, कि कोई वैल्यू दे सकता है, फंक्शन दे सकता है एक्स का, या फिर कोई पर्टिकुलर 1/2 3/4 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग होगा तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता, तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है और उसके बाद बोल देगा कि तुम PDF निकालो या फिर PMF निकालो, तो तुम्हें पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट का काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। तो CDF में हमने कुछ ये चीजें पढ़ी जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आई होप समझ में आई होंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।